हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आता हूं जिसमें हम कॉमन साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है बायोलॉजी, थर्सडे फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री का सेशन। इसके अलावा दिन के 2 बजे भी आपको मेरा एक सेशन मिलेगा जिसमें ट्यूसडे के दिन मैं पढ़ाता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सैटरडे को होता है ज्योग्राफी का सेशन। तो वो लेक्चर्स भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा ये ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर हम बात करें या केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करें, इन सभी के लेक्चर्स ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे आज हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का आज 12th लेक्चर है, तो ऑलरेडी 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसी फिजिक्स के भी बहुत सारे लेक्चर हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी हैं, तो उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज बायोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लांट टिश्यूज। तो आज हम पादप उत्तक के बारे में देखेंगे कि पादप उत्तक कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मतलब प्लांट टिश्यूज के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसके हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो जैसा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से, वैसे ही आज भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है कि UPSC IS का जो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो कोर्स है, फर्स्ट टाइम स्टडी IQ लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहा है। तो ये लाइव फाउंडेशन कोर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो बेसिकली ये 20 जून से ये बैच चालू हो जाएगा। इसमें सारी जो भी स्टडी IQ की फैकल्टीज हैं वो आपको टीच करेंगी, लाइव सेशन होगा, आप उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कोर्स है अभी आपको 18,500 का मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे मनीष लाइव। तो ये आपको कोड यूज करना है, तो आपका 25,000 का ये कोर्स 18,500 में मिलेगा, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा हर लेक्चर में मैं कुछ आपको MCQs देता हूं जिनके आंसर्स आप लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो कल भी मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, पहले उनको देख लेते हैं, जिनको नहीं बने होंगे वो ध्यान से देखेंगे और फिर आगे चैप्टर को शुरू करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो था कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो अगर हम बात करें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रांसपोर्टिंग, कनेक्टिव, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, परिवहन या संयोजी, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड हमारी बॉडी में एक ऐसा टिश्यू है जैसा कैसा है, जिसको कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया, ये द्रव है और ये कैसा है, संयोजी है, द्रव संयोजी उत्तक है। तो ये बेसिकली कौन सा हो गया आपका, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ गया, संयोजी के अंदर आ गया। तो इसका आंसर जो था वो डी था। इसके अलावा हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय डैश मूवमेंट्स, तो किसके मूवमेंट से, बोथ A एंड B, फाइबर्स, मस्कुलर, पेशियाई, तंतु, A और B या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़ी हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे हार्ट को तो मस्कुलर जो पेशियाई उत्तक होता है वही तो क्या करता है उसके अंदर, मतलब जो आपका मस्कुलर टिश्यू है उस मस्कुलर टिश्यू से ही आपका क्या हो रहा है, तो जो हार्ट का डायलेशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होना, ये सारी चीजें किससे हो रही हैं, आपकी मस्कुलर से हो रही हैं। तो मस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन था क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो हमने यही तो बात करी कि सेल से क्या बना, टिश्यू बना, और टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से कुछ सिस्टम्स बनते हैं और इन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। द कोशिका, और कोशिकाओं से ही क्या बनते हैं, उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से जीव। तो कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी और वो एक स्पेसिफिक काम करेंगी तो उसी को आप क्या कह देते हैं, टिश्यूज कह देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि डैश इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये एक कोशिकीय जीव है। तो क्या ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो बिल्कुल नहीं है, हमारे अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं। मैंने जैसे बताया था आप क्लैप भी करते हैं, ताली भी बजाते हैं तो बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक सेल की बॉडी तो नहीं है। कैक्टस की बात करें, कैक्टस एक प्लांट है, इसके पास भी बहुत सारे सेल होते हैं। इसके अलावा अमीबा की बात करें तो ये क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लास्ट लेक्चर में बताए थे, जिसमें आपका अमीबा भी हो गया, पैरामीशियम भी हो गया, ईस्ट भी हो गया। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, सिंगल सेल्ड में आ जाती हैं। इसके अलावा रेड चूहा जो है ये भी क्या है, मल्टी सेलर है।
ये बहुकोशिकीय जीव है। तो ये जो है आपको आंसर समझ में आए होंगे। तो आज का जो चैप्टर है प्लांट टिश्यूज के बारे में, उसको शुरू करते हैं और देखते हैं प्लांट टिश्यूज के अंदर क्या क्या नई नई इंफॉर्मेशंस आपको पता चलती हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में यहीं से बात करी थी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, कोई भी जो जीव है उसके अंदर क्या है, सेल है। या तो सेल सिंगल सेल्ड होगा या फिर वो मल्टीलर सेल होगा, मतलब वो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। और जब एक कोशिकीय होता है तो वहां पर बर्डन ज्यादा होता है, मतलब जिसके पास सिंगल सेल्ड है उसके को सारे काम करने हैं, उसको रेस्पिरेशन भी करना है, उसको डाइजेशन भी करना है, उसको एक्सक्रीशन भी करना है, उसको उत्सर्जन भी करना है, उसको श्वसन भी करना है, उसको पाचन, सारे काम एक ही व्यक्ति करेगा। लेकिन जो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स बनते हैं, कई सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक काम करने लगते हैं, उनको आप कह देते हैं टिश्यू। तो टिश्यू ये तो समझ में आ रहा है किसके अंदर होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। तो आज हमारी जो बात है वो किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर है। डेफिनेशंस की भी बात करी थी हमने कि यहां पर हमने बात की थी द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शंस एफिशिएंटली इज कॉल्ड अ टिश्यू। इसी को कहा जाता है उत्तक। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए कोशिकाओं के समूहन को उत्तक कहा जाता है। ये आप कल ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसके अलावा यहां पर हम बात करने वाले हैं आज प्लांट टिश्यूज की। तो प्लांट टिश्यूज के मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार होते हैं। पादप कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। इसी को कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक को विभाज्योतकी उत्तक और परमानेंट मतलब होता है स्थायी उत्तक। तो बेसिकली ये दो तरह के हमको क्या पढ़ने हैं, टिश्यूज पढ़ने हैं। तो इन टिश्यूज के एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि प्लांट्स के अंदर क्या चीज होती है। क्योंकि देखा जाए तो एनिमल्स का जो पार्ट होता है या जूलॉजी वाला जो पार्ट होता है वो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता है, बल्कि प्लांट्स वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने एनिमल सेल की एनिमल टिश्यूज की जगह प्लांट टिश्यूज को पहले उठाया कि इसके एक एक एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं और उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे किसकी ओर, तो हम एनिमल टिश्यूज को भी देखेंगे। थोड़ा बहुत हमने कल देखा था एपिथेलियल क्या होता है, कनेक्टिव क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, नर्वस क्या होता है, तंत्रिका, पेशीय, संयोजी और आपका उपकला उत्तक। लेकिन आज हम बात करने वाले इन टिश्यूज की जिनमें एपिकल, शीर्षस्थ, इंटरकेलरी, अंतर्वेशी, लेटरल जिसको पार्श्व कहा जाता है, और ये परमानेंट स्थायी के अंदर एक सरल और एक जटिल, और इसी के अंदर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेरेन्काइमा, इन्हीं नाम से ज्यादा चलते हैं, लेकिन इसके हिंदी नाम भी मैंने आपको बताए थे, और जाइलम और फ्लोएम। तो आज हम इनके ही बारे में अच्छे से देखेंगे। तो देखा जाए तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लांट्स के अंदर एक पार्ट है जिसको मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है, विभाज्योतकी उत्तक। विभाज्योतकी उत्तक की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, तो इसी से तो हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले जो पादप उत्तक है मतलब प्लांट टिश्यू है, उस प्लांट टिश्यू के अंदर एक चीज जो है वो ग्रोथ में बहुत फायदेमंद होती है। मतलब देखा जाए तो कोई भी जो पौधा होगा, आपने देखा होगा सीड से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है मजबूत होता जाता है। जब आप प्लांट छोटा होता है, पौधा छोटा होता है, तो आप देखिए वो कितना मुलायम होता है, कितना सॉफ्ट होता है, और कितना जो है उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसमें यांत्रिकी जो एक तरीके से हवा चलेगी तो वो उस तरीके से झुकने लगेगा। तो धीरे धीरे ये क्या चेंजेस आते हैं प्लांट्स के अंदर, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये किसके कारण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो सीधे सीधे प्लांट्स के अंदर परमानेंट टिश्यूज डेवलप नहीं होते हैं। परमानेंट टिश्यूज जिनको स्थायी उत्तक कहा जा रहा है, ये क्या इनके पास जब से वो ग्रो हुए हैं तब से है क्या, नहीं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यही कन्वर्ट हो जाता है क्या, एक स्टेज के बाद किसमें, आपका परमानेंट टिश्यू में। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहां पर हो क्या रहा है, इस जगह पर जो विभाज्योतकी है, यहां पर आपका हिंदी में जो शब्द है बहुत अच्छा दिया हुआ है, विभाज्योतकी, विभाजन हो रहा है यहां पर डिवीजन हो रहा है। तो पूछा जाए कि भाई सेल डिवीजन प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा कहां होगा, मतलब कोशिका का विभाजन प्लांट्स के अंदर, पादप के अंदर किस स्टेज में होता है, तो वो विभाज्योतकी उत्तक के अंदर होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका परमानेंट टिश्यू में हो जाता है। तो बेसिकली ये वाली स्टेज कौन सी है, तो ये ग्रोइंग स्टेज है। ये ग्रोइंग स्टेज का मतलब है ये किसी भी पौधे की क्या है, विकासशील अवस्था है, जहां उसका सबसे ज्यादा
वो विकसित होता है या ग्रोथ होती है या ग्रोइंग उसमें डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, विभाजोत की। यहां डिवीजन ज्यादा हो रहा होगा, न्यूक्लियस ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, मतलब यहां पर केंद्रक बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होगा और वो बहुत सारा विभाजन कर रहा होगा। तो सबसे पहली स्टेज प्लांट्स के अंदर क्या आएगी, वही आएगी जिसको आप कह रहे हैं विभाजोत की या मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक को समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको विभाजोतकी उत्तक कहा जा रहा है, तो ये विभाजोतकी उत्तक को ध्यान से समझना है। इसके ये 3 पार्ट तो हैं, एपिकल, इंटरकेलरी या लेटरल। ये आपने ऑलरेडी यहां पर भी देखा ही था कि इसको शीर्षस्थ कहा जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको अंतर्वेशी कहा जाता है और ये पार्श्व होता है। तो ये 3 चीजें जो हैं वो किसके अंदर है, तो देखिए अब ध्यान से इसको एक एक पॉइंट को समझना है कि इससे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले देखिए ऑकरेंस, ये कहां पाया जाता है, तो इसका ऑकरेंस बोला जा रहा है ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। मतलब अगर कोई पौधा जहां जहां से ग्रो कर रहा है उस ग्रो वाले पॉइंट पर क्या मिलेगा, वहां पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, वहां पर विभाजोतकी उत्तक मिलेगा। कहां मिलेगा, तो रूट्स में और शूट्स में। अब ये रूट्स और शूट्स क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। तो बेसिकली ये जो होगा प्लांट के अंदर, यहां पर जो जड़ें होंगी इसकी, ये क्या हो जाएंगी, ये इसकी रूट्स हो जाएंगी। तो जब पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो आपने देखा होगा एक छोटा सा सीड जो है, उस सीड से पौधा निकलेगा, उस पौधे से धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा। तो साथ साथ उसकी क्या होती जाती हैं, जड़ें भी फैलती जाती हैं, वो पौधा भी धीरे धीरे जो है चौड़ाई में भी फैलता जाता है, मतलब उसकी गर्थ भी बढ़ती जाती है। और उसके अंदर लीव्स, स्टेम्स, ये सारे पार्ट, जो स्टेम होता है ये रूट्स वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, यहाँ इसका तना है, यहाँ पे इसके शूट्स हैं। तो ये जो है आपका धीरे धीरे क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है। तो आपको समझना है कि भाई अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, विभाजोतकी उत्तक मिलेगा, तो कहां मिलेगा, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट मिलेगा, जहां से पौधा उग रहा है या पौधे के अंदर विकास हो रहा है, जहां से वो विकसित हो रहा है, जहां से वो डेवलप हो रहा है, उस जगह पे आप आंख बंद करके कह सकते हैं वो कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। रूट मतलब जड़ों पर और शूट मतलब उसका ऊपरी भाग होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी प्लांट, जैसे ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से ग्रो कर रहा है। कई बार देखा होगा आपने कि कई जो कैटल्स होती हैं प्लांट्स को खा जाती हैं। जैसे कि कोई गाय है, गाय ने कोई पौधा खा लिया, तो खाने के बाद आपने देखा होगा फिर यहां से कोई नई रूट्स और श्रब्स आ जाती हैं। मतलब ये अगर पार्ट इसका एपिकल कहीं से खा भी लिया गया, इसका शीर्षस्थ खा भी लिया गया है, तो वो जहां तक पौधा खा लिया जाता है वहां से आपने देखा होगा वहां से नई चीज निकल कर आ जाती है। तो वो बेसिकली क्या है, वो उसके ग्रोइंग रीजन है कि अगर आप उसको कितना भी कट करोगे, ऐसा नहीं है कि पूरा प्लांट ही आपने उजाड़ कर रख दिया तो फिर नहीं ग्रो करेगा, लेकिन ये इसके अंदर काफी कैपेसिटी होती है कि ये फर्दर ग्रो कर सकता है। तो पहली चीज आपको समझने आ रही होगी कि भाई इसका ग्रोइंग रीजन क्या है, रूट्स और शूट्स। मतलब इसके रूट्स भी पूरी तरह से बढ़ेंगे और शूट भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो ये जो है आपका किसके अंदर बात हो रही है, मेरिस्टेमेटिक के अंदर। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाजोतकी के अंदर। तो होप ये चीज समझने आ रही होगी आपको कि ये वहां पर पाया जाएगा जहां विकास हो रहा है, ग्रोइंग रीजन हो रहा है। दूसरी बात करते हैं कि भाई जो ये मेरिस्टेमेटिक होता है इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो देखिए इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपका थोड़ा ओवल शेप जा रहा है, गोलाकार सा हो रहा है यहां पे। इसके अलावा कई जगहों पे ये रेक्टेंगुलर भी होता है, जैसे कि ये इस तरह का जो पार्ट है ये हम बोल सकते हैं कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो इसके अंदर हर तरह के शेप मिलेंगे, कहीं स्पेरिकल मिलेगा, कहीं ओवल मिलेगा, जैसे जैसे उसको टर्न लेना है। जैसे लीव्स के अंदर अलग अलग शेप मिलेंगे, इसके शूट्स के अलग शेप मिलेंगे। तो स्पेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर, हर तरह का आयताकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों के शेप्स इसके अंदर मिलते हैं। अब देखा जाए तो यहां एक और पॉइंट लिखा है, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अब इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट का मतलब अगर हम बात करें कि भाई ये सेल है, मतलब एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो अलग अलग जगह पे जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये क्या होते हैं, ये पास पास होते हैं। अब पास पास होने के कारण क्या होता है इनमें कि जो स्पेस होना चाहिए, मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो नहीं मिलता है।
मतलब ऐसा स्पेस इनके बीच में कोई भी नहीं है। तो ऐसा स्पेस नहीं होने के कारण हमने क्या बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। क्योंकि देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, ये रात दिन ग्रोथ का काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं कहीं पर भी। तो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब हो गया क्या, किसी के अंदर जो अंतर आणविक जो आपका स्थान होता है वो उसके अंदर नहीं होता है। अंतर आणविक स्थान जो बोला जाए प्लांट्स के अंदर, वो क्या नहीं मिलता, कहाँ नहीं मिलता, तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, एक जो सेल के अंदर अंतर कोशिकीय जो स्थान होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये पूरा का पूरा ऐसा टाइटली पैक्ड होगा। ये बात समझनी है, क्यों, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में इसका न्यूक्लियस बार बार बढ़ता जा रहा है। अभी सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ाई है, कोशिका विभाजन पढ़ाई है, तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा तेजी दिखाता है। तो यहां पे लिखा हुआ न्यूक्लियर प्रोमिनेंस होता है, और यहां पर क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियर अगर प्रोमिनेंस है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट है, मतलब केंद्रक काफी ज्यादा यहां पर उग्र होगा, और यहां पर क्या हो रहा होगा, विभाजन ही हो रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको नाम भी बताया इसका विभाजोत्की है, तो विभाजन तो होना ही होना है, डिवीजन तो होना ही है, और डिवीजन बहुत फास्ट रेट से होता है। तो न्यूक्लियस यहां पर एक्टिवेट होता है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल नहीं होते हैं, ये एक्टिव सेल होते हैं, ये सक्रिय कोशिका होती हैं यहां पर, ये भी आपको समझना है। तो बेसिकली ये भी चीज समझ गए आप। इसके अलावा देखिए वैक्यूल क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैक्यूल आप ऑलरेडी सेल में पढ़ चुके हैं। वैक्यूल क्या था, तो वैक्यूल आपने देखा था कि वैक्यूल प्लांट्स में बड़ा साइज का होता है एक पार्ट, जिसको रिक्तिका भी कहते हैं, जो क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, वाटर को स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर करता है, अमीनो एसिड्स को स्टोर करता है, ऐसी बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है। तो ये जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो अब यहां पर हम बात करें कि इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो तो है ही नहीं मौजूद, तो इसके कारण इसके अंदर वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। मतलब इस स्टेज में आपको क्या नहीं मिलेगा, इस स्टेज में आपको वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे। मतलब ये तीनों ही स्टेज में आपको वैक्यूल्स नहीं मिलते हैं, एब्सेंट होता है। लेकिन जब वो स्थायी रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है, तो यहां पर आपको वैक्यूल्स मिलने लगते हैं, वैक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट रहता है। तो एक एक करके बात समझनी है ध्यान से। अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि जो विभाजोत्की उत्तक है, इस विभाजोत्की उत्तक में क्या होता है, रूट्स एंड शूट्स, जो आपका प्लांट का कोई भी पादप का जो जड़ें होती हैं और जो ऊपरी भाग होता है वो तेजी से बढ़ रहा होता है, तेजी से ग्रो कर रहा होता है। किसके अंदर, विभाजोत्की के अंदर। यहां पर क्या होगा, विभाजन बहुत तेजी से होगा। विभाजन तेजी से होगा मतलब यहां पर केंद्रक जो होगा, न्यूक्लियस काफी प्रोमिनेंट होगा, न्यूक्लियाई इसका क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा। डिवीजन बार बार हो रहा होगा और न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा एकदम पूरी तरह से। क्या यहां पर स्पेस मिलेगा, तो इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है, जो भी इसके अंदर स्पेस होता है वो नहीं होता है, ये बहुत ही आसपास रहते हैं। इनके अंदर वैक्यूल्स मिलता है क्या, तो वैक्यूल्स हमारा कहां पर आएगा, जब वो परमानेंट स्टेज में जाता है तब जाकर आपका वैक्यूल्स मिलना स्टार्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई है। ये सेल कैसे होते हैं, ये एक्टिव सेल होते हैं, डेड नहीं होते हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा जो पेड़ों के ऊपर छाल होती है वो छाल डेड हो जाती है। तो ये जो चीज है ये ग्रो करने में हेल्प कर रही है। तो इसलिए हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, क्या है ये, एक्टिव सेल है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव होता है, वो काफी ज्यादा घनत्व वाला होता है, डेंस होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसके अंदर जो सेल वॉल है वो कैसी है, सेलुलोज की बनी हुई है, और वो आपका देखा जाए तो बहुत ही थिन होती है, मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं पाई जाती है, थिन पाई जाती है। तो इतने पॉइंट आप कहां से बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक के अंदर। इसके अंदर 3 स्टेजेस पढ़नी है, एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल। तो अभी मैंने स्टेजेस नहीं बताई हैं, मैंने जस्ट आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक के अंदर आप क्या क्या बता सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक में ये सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ये स्टेज वो है जहां पर प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। कहां से ग्रो करता है, तो बहुत तेजी से ग्रोथ चल रही होती है, रूट्स में भी, शूट्स में भी। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, तो दूसरा पॉइंट हमने यहां पर बात करी कि इसका शेप कैसा हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है। कहीं पर सर्कुलर शेप भी हो सकता है, ये प्लांट तो ग्रो कर रहा है, इसको कोई शेप से मतलब नहीं है, रेक्टेंगुलर शेप भी कहीं पर है,
तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप भी आ रहा है, यहाँ ओवल शेप भी आ रहा है, कहीं स्पेरिकल शेप भी आ रहा है। तो अलग अलग तरीके के कहीं गोलार्ध भी बन रहे हैं, कहीं आयत भी बन रहा है, कहीं रेक्टेंगल भी बन रहा है। तो ऐसे अलग अलग शेप्स बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने बात करी कि इनके अंदर जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, वो एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, रिक्तिकाएं भी इनमें गैर मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कैसे सेल होते हैं, एक्टिव सेल होते हैं, जिनके अंदर डिवीजन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियस इनका काफी प्रोमिनेंस होता है। इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी मोटी नहीं होती है, ग्रोथ कर रहा होता है सेल, अभी पतली होती है। इसके अलावा ये जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये इतनी चीजें आपने बात करी। अब देखिए इसमें 3 स्टेजेस देखी हमने, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये 3 चीजें हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और शीर्षस्थ। तो ये पहली चीज जो प्लांट के अंदर है कि कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको एपिकल कहा जाता है। तो एपिकल की ओर बढ़ते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, शीर्षस्थ कहा जाएगा। तो ये जो भाग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मिंट लीफ है, आपने पुदीना खाया होगा, तो पुदीने में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, इन छोटी पत्तियों के बीच में से एक नई पत्ती, और ये प्लांट जहां से ग्रो कर रहा है इसको क्या कहेंगे आप, एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, शीर्षस्थ कहेंगे। और ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये तो शूट वाला भाग है, लेकिन साथ साथ ये पेड़ की जड़ पर भी मिलेगा। तो रूट एंड शूट इंक्रीजेस लेंथ, रूट एंड स्टेम। ये क्या करता है, ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो ये तो इसकी क्या हो गई, जड़ें हो गई, रूट्स हो गई। इसके अलावा इस प्लांट का धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाएगा ऊपर से। तो ये जो इसके रूट्स हैं, इस रूट्स में भी ग्रोथ होगी और आपका स्टेम में भी ग्रोथ होगी। ये जो इसका स्टेम है, इसका तना है, वो भी तो धीरे धीरे लंबा होगा। तो ये शूट और रूट इंक्रीज कर देता है लेंथ में, क्या, तो आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब शीर्षस्थ जो उत्तक है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये प्लांट्स को आपने देखा होगा, कुछ दिनों में प्लांट और बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा किसकी वजह से हो रहा है, तो ये एपिकल की वजह से हो रहा है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसी को हम एपिकल कह सकते हैं। तो ये इससे हो रहा होगा। तो ये वाला जो पार्ट हम बात कर रहे हैं, दिस पार्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, एपिकल बोल रहे हैं। और इससे क्या, ये धीरे धीरे जाएगा तो इस प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ेगी, इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये जो है आपका इस पौधे के अंदर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे लिया कि ये जो है इसका ऐसा पार्ट है, जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है ये नोड, तो ये भी क्या है, एक एपिकल मेरिस्टेम ही है। इसको ये आप शीर्षस्थ भी कह सकते हैं। तो ये तो पहली स्टेज हो गई। दूसरा, इसी के अंदर एक और चीज है जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो क्या करता है, जिसको कहा जाता है अंतर्वेशी उत्तक। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये बेसिकली पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है। तो ये जो होते हैं नोड्स होते हैं, यहां पर क्या मिलता है, नोड्स पाए जाते हैं। ये नोड्स जो हैं एक तरीके से एक पॉइंट होते हैं, और एक नोड से दूसरे नोड को क्या बोला जाता है, इंटर नोड नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो नोड के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको इंटर नोड कहा जाता है। नोड मान लिया जाए कि क्या है, एक जंक्शन है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंटर नोड है, और वो इंटर नोड और बढ़ाता है। अब देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, इन नोड से हो सकती है एक शाखा और निकल जाए, एक ब्रांच और निकल जाए, और इन ब्रांच से फिर अलग अलग पत्तियां बन जाती हैं। तो ये जो है ये भी एक पार्ट है जो ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। तो ये जो है आपका कहाँ पे मिलेगा, ये थोड़ा सा मिडिल स्टेज में मिलेगा। मतलब जब प्लांट आपका धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो बढ़ने के बाद जहां जहां से इसमें पत्तियां निकल रही हैं, जहां जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं, इस चीज को क्या कह दिया जाता है, इंटरकैलरी। और ये कहां पर होते हैं, नोड के पास होते हैं। और एक नोड से दूसरे नोड को ही क्या कहा जाता है, इंटर नोड कहा जाता है। तो ये शब्द आए तो घबराइएगा मत, इंटर नोड एक नोड से दूसरे नोड के बीच का अंतर होता है। फिर क्या बात होती है, तो फिर होती है आपकी लेटरल। ये लेटरल क्या होता है, तो लेटरल वाला भाग होता है जो आपका प्लांट के अंदर में गर्थ, इंक्रीजेस गर्थ ऑफ रूट और स्टेम। रूट और स्टेम मतलब कि ये जो है आपका धीरे धीरे इसकी जो जड़ें भी होती हैं उनके अंदर भी चौड़ाई बढ़ती जाती है। मतलब गर्थ का मतलब उसकी चौड़ाई का बढ़ना। तो आपने देखा होगा जब कोई प्लांट, जैसे कोई छोटा सा आम का पेड़ देखिए आप, तो वो आम का पेड़ जब छोटा होगा
तो उसका जो तना होगा, जो स्टेम होगा, वो आपका कम चौड़ा होगा। लेकिन वही आप कुछ 10-15 साल में देखिए तो धीरे धीरे जो उसका स्टेम होता है वो भी तो बढ़ता जाता है। तो वो किसके कारण बढ़ रहा है? तो वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ रहा है, जिसको पार्श्व उत्तक कहा जाता है। तो ये तीनों ही क्या करते हैं? ये तीनों ही ग्रो कर रहे होते हैं किस चीज को? प्लांट्स की अर्ली ग्रोथ को। तो प्लांट्स के अंदर जो अर्लियर ग्रोथ होती है, मतलब जब प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, बार बार डिवाइड हो रहा होता है, डिफरेंशिएट हो रहा होता है, उस स्टेज में जहां पर विभाजन बहुत तेजी से हो रहा होता है, उनमें ये तीन चीजें बहुत ज्यादा स्पेशली काम करती हैं। तो होप इतनी चीज आपको समझने आ रही होगी कि क्या बात करी हमने। अब देखा जाए तो जब ये धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं कि स्टेज में, तो वो पहुंच जाते हैं कौन सी स्टेज में? वो पहुंच जाते हैं परमानेंट स्टेज में। तो देखिए यहां पर हमने बात करी थी कि क्या होता है, ये विभाजोत की मेरिस्टेमेटिक जिसको कहा जाता है, इसी में बात करें तो इस विभाजोत की उत्तक से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये कहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ये स्थायी उत्तक में होते हैं, लेकिन एक स्टेज तक होते हैं कि जब तक डिवीजन हो पा रहा है तब तक होता है, उसके बाद ये परमानेंट हो जाते हैं, फिर ये डिफरेंशिएट नहीं होंगे, फिर ये बार बार विभाजन नहीं होगा। और वो किस स्टेज में आ जाते हैं? तो यही सारी चीज एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व ही एक समय पर जाकर क्या बन जाते हैं? स्थायी उत्तक बन जाते हैं। मतलब यही प्लांट्स के पहले अर्ली ग्रो में थे, अर्ली ग्रोथ में थे, और ये ग्रोथ जब धीरे धीरे होने लगी तो यही चीज परमानेंट होने लगी, और परमानेंट होने के बाद स्थायी उत्तक में आ जाते हैं। अब इसमें भी तो 3 अलग अलग प्रकार होते हैं और इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं, तो इनको भी समझने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। जैसे आपको मेरिस्टेमेटिक के बारे में मैंने बताया कि अगर आपको मेरिस्टेमेटिक के ऊपर भी आंसर लिखने आ जाते हैं तो आप क्या क्या लिख सकते हैं कि उसका ग्रोइंग रीजन क्या है? तो रूट्स एंड शूट्स है। उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है। जो अंतरकोशिकीय जो स्थान होता है वो उसमें नहीं होता है, रिक्तिकाएं उसमें मौजूद नहीं होती हैं। कोशिका सक्रिय होती है, केंद्रक उसका काफी उग्र होता है, वहां पर विभाजन बहुत तेजी से हो रहा होता है। उसकी कोशिका जो भित्ति है उसके अंदर सेलुलोज मिलता है, कोशिका भित्ति पतली पाई जाती है। इसके अलावा इसके आकार अलग अलग हो सकते हैं, चाहे ओवल शेप हो सकता है, चाहे रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने पढ़ी, तो ऐसे ही तो हमको ये भी पढ़ना है। नहीं तो डिवीजन तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं। तो हम अब बात करते हैं स्थायी उत्तक की, मतलब परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर अब विभाजन होगा क्या? नहीं होगा, यहां पर डिफरेंशिएशन बंद हो जाता है, तभी तो ये परमानेंट है। मतलब जो बेसिकली क्या थे, पहले टेम्परेरी थे, वही जाकर क्या हो गए? परमानेंट हो गए। इतना ग्रो करते करते उनको परमानेंट कर दिया गया। तो उस पर भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देखा जाए तो जो आपका परमानेंट टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने अभी बात करी, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। इस सिंपल के अंदर भी 3 चीजें पढ़नी होती हैं। इन 3 में क्या होता है? तो एक होता है पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा और आपका स्क्लेरेन्काइमा। इनके नाम आपको भले बहुत टफ लग रहे हो, लेकिन ये आपने रोजाना की लाइफ में बहुत बार देखा हुआ है इनको। और ये कॉम्प्लेक्स ही आपका क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आपने कभी अखरोट खाए होंगे। तो अखरोट जब खाते हो तो अखरोट के ऊपर जो वो हार्ड सरफेस बनता है, या नारियल भी देखा होगा, वो किसका होता है? स्क्लेरेन्काइमा का ही होता है। तो इनको समझेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये नाम आपको भले टफ दिख रहे हैं, लेकिन आपने इनको देखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थायी उत्तक है क्या। तो स्थायी उत्तक के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट लिखा है, सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब क्या हो रहा है, यहां कोशिका जो विभाजन होने की उसकी प्रवृत्ति है उसको खोने लगती है, और धीरे धीरे वो स्थायी हो रही है। मतलब परमानेंट का होने का मतलब क्या कि वो जो ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा जो डिवीजन हो रहा था, वो किस स्टेज में आके रुक जाएगा? तो वो जब टिश्यू परमानेंट हो जाएगा तो वो उसमें सेल डिवीजन, डिफरेंशिएट जो होना था वो बंद हो जाएगा। तो सेल्स लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। कोशिका यहां पर क्या हो जाती है? तो कोशिका यहां विभाजन की जो प्रवृत्ति है उसको खो देती है। दूसरा, टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। अभी देखा जाए तो क्या कर रहे थे, कोई भी जो सेल था वो डिवाइड कंटिन्यूसली हो रहा था।
अब वो सेल डिवाइड ही होता जा रहा था बार बार। उसका काम क्या था, जैसे मैंने बताया कि भाई एपिकल का जो पार्ट था, इस एपिकल के पार्ट को किसी ने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया, तो वो फिर ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था। तो उसको दिन रात क्या दिख रहा था, सिर्फ ग्रो करा जाए। लेकिन यहां पर इस स्टेज में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक रोल लेना चालू कर देता है, मतलब एक विशिष्ट ही कार्य करेगा। ये सेल परमानेंट हो गया है, अब इसको कोई ना कोई स्पेशल काम दे दिया जाएगा कि ये सेल जो है, ये जो सेल कन्वर्ट हो गया है टिश्यू में, और ये टिश्यू जो है ये प्रोटेक्शन देगा, ये किसी चीज को स्टोर करेगा तो वहीं पर क्या आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा। जो उसमें वैक्यूल था क्या, नहीं था। तो यहां पर देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो सेल वॉल थी, वहां पर जो सेल वॉल थी सेल्यूलोज की बनी हुई थी, कहीं पर थिन भी होती है, कहीं थिक भी होती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे स्क्लेरेन्काइमा में, मैंने अभी आपको बताया वॉलनट, बचपन से आपने अखरोट खूब खाए हैं, तो जो अखरोट है या नारियल का इस्तेमाल है, इसका जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है, तो मतलब उसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी, जैसे आपने पानी में लिली का, व्हाइट लिली देखा होगा, व्हाइट लिली जो होता है तैरता रहता है, काफी सॉफ्ट होता है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो थिन जो है सेल वॉल, मतलब जो कोशिका भित्ति है वो काफी पतली भी होती है। इसमें पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में आसानी से, जैसे आपने कोलेनकाइमा का एग्जाम्पल, वैसे तो मैं अभी इसको डिटेल भी करूंगा, लेकिन कोलेनकाइमा को आपने देखा होगा कि कई ऐसे पौधे होते हैं जो बेल होती है उनमें, और बेल क्या होती है, वो किसी भी चीज पर इस तरीके से लिपट जाती है और ऊपर पहुंच जाती है। तो वो जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि उस थोड़ा मुड़ने के बाद भी वो टूटती नहीं है, वो किसके कारण होता है, तो वो टिश्यूज के कारण होता है। वो टिश्यूज कैसे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लचीलापन है, ये किसके कारण है, तो सेल वॉल इसकी थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल आपको दिया। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू में वहां पर तो ग्रो करने का काम कर रहा था, रूट्स और शूट्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, सेल लूज कर दे रहा है एबिलिटी जो फर्दर वो डिवाइड होने की, मतलब वो फिर से विभाजन होने की जो पद्धति है या प्रवृत्ति है उसको खोने लगता है, और एक विशिष्ट काम करने का प्रयास करता है। इसके अंदर जो वैक्यूल होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, वो काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जो स्टोर करने का काम करता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। इसके अलावा इसका काम क्या है, स्टोरेज का। ये जितनी भी चीजें जो फूड बन रहा है, जो स्टार्च के तौर पर प्लांट्स के अंदर जो बन रहा है, उसको स्टोर भी तो करेगा। जो पानी आ रहा है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीजें भी तो इसके अंदर होंगी। प्रकाश संश्लेषण भी होगा, ये सपोर्ट भी प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज भी करेगा। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आ जाती हैं, परमानेंट टिश्यूज के अंदर आ जाती हैं। जो एक एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनको जैसे कि जैसे पॉइंट लिखे हुए हैं तो इनको जरूर जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे जितने मैं इससे बता रहा हूं। तो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, समझना है हमको। अगर आप एक बार समझ गए तो ये पॉइंट्स भले मैंने लिखे हैं, आप भी वैसे के वैसे लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, हमें रट्टा नहीं मारना है सब्जेक्ट में। और अगर आपने ये सब्जेक्ट, मैंने शुरू दिन से कहा है कि इसको कमांड करना है, हमें बार बार ये सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है, एक बार पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहां से बने। तो बात समझने आई आपको, परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें आज देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सिंपल को देख लेते हैं। तो सिंपल में आपका क्या आ जाता है, तो सिंपल के अंदर जो आपके सरल हैं, देखिए सबसे पहली चीज यहां पर एक बात और समझिए, जो ये सरल है यहां पर सेम काइंड ऑफ टिश्यू रहते हैं। सेम काइंड ऑफ टिश्यू का मतलब एक ही प्रकार के उत्तक मिलकर जो बनाते हैं वो बनता है स्थायी उत्तक। मतलब ये क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया। और परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सिंपल मिल रहा है उसमें एक ही तरह के हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज नहीं है, एक सिंगल टाइप के हैं और वो एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज दिख रही है आपको, पैरेन्काइमा। तो आज थोड़ी सी पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर दिख रहा होगा इंटर सेलर एयर स्पेस आ जाता है, इनके अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें, वैक्यूल वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। इन पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं किसको, पैरेन्काइमा को। तो पैरेन्काइमा की बात करें तो भाई पैरेन्काइमा जो है वो आपका कहाँ मिलेगा, तो पैरेन्काइमा को देखा जाए तो ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, तो स्टेम में, मतलब प्लांट्स के तनों पर, रूट्स पर, जड़ों में, पत्तियों में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में।
किसी भी प्लांट का अगर आप ढूंढने जाएंगे कि भाई पैरेनकाइमा कहाँ है, तो पैरेनकाइमा इन सारी जगहों पे मिलेगा, मतलब वो स्टेम में भी मिलेगा। जैसे ये प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या हो गया, इसका रूट हो गया, तो यहां पर भी मिलेगा। ये स्टेम हो गया, यहां पर भी मिलेगा। इसके अलावा जो इसकी लीव्स हैं, इन लीव्स पर भी मिलेगा। इसमें अगर कोई फ्रूट्स भी हैं तो इन फ्रूट्स पर भी मिलेगा। इनमें फ्लावर्स हैं, फूल है, तो फूल, पत्तियां, फल, इन सब पर क्या मिलेगा, आपका पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा जो है आपको सारी जगह मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहां पर होगी थिन सेल वॉल। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई नारियल का देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है, तो वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा जटिल होता है, तो वहां पर जो सेल वॉल है वो थिक होगी। लेकिन यहां पर सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, पतली सी होगी। इसके अलावा ये राउंड भी हो सकते हैं, एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह का शेप भी हो सकता है, कुछ इस तरह का शेप भी अलग अलग जगहों पे हो सकता है। किसी की लीव्स में इस तरीके से मिल जाएगा, किसी फ्लावर में कोई एलोंगेटेड फॉर्म में हो जाएगा। इसके अलावा इंटरसेलर स्पेस, मतलब सेल के अंदर जो स्पेस है वो मिलने लगेगा, जो कहाँ नहीं था, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नहीं था, मतलब विभाजोत्की उत्तक में नहीं पाया जा रहा था, लेकिन यहां पर मिलेगा। इसके अलावा ये क्या है, तो इसके फंक्शंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके फंक्शंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये क्या करता है, फूड स्टोरेज टिश्यू है, ये फूड स्टोरेज टिश्यू है। ये जो स्टार्च बनता है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, तो प्लास्टिड्स के फॉर्म में ये जो पैरेनकाइमा है स्टोर करके रखता है। और सम केसेस में क्या है, कुछ ऐसी परिस्थितियों में ये क्लोरोफिल भी इसके अंदर मिलता है। क्लोरोफिल है तो इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर से शो करते हैं कि बेसिकली क्लोरोफिल भी मिलता है। और क्लोरोफिल क्या है, एक तरह का पिगमेंट है, एक तरह का एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, जिसके अंदर क्या मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। और ये मैग्नीशियम के कारण ही क्लोरोफिल हरा होता है और ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का काम कर पाता है, तब जाकर पौधे अपना फूड बना पाते हैं। तो अगर आपका पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल मिल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। तो क्लोरेनकाइमा ये पूछा जाएगा आपको कि किसका पार्ट है, तो वो है पैरेनकाइमा का ही, लेकिन उसमें क्या मिल गया है, तो उसके अंदर मिल गया है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अलावा अगर यही आपका पैरेनकाइमा लूजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लूजली है, उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस काफी प्रेजेंट है, तो उसी चीज को कहा जाता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा किसके पार्ट हो गए, तो आपका पैरेनकाइमा के ही हो गए। तो ध्यान से ये दो शब्द देख लीजिए, यहां पर मैंने एक बात करी है क्लोरेनकाइमा की और एक बात करी है एरेनकाइमा की। तो एरेनकाइमा में क्या होता है कि पौधे के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जो इंटर सेलुलर स्पेस की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण ये जो पौधे होते हैं एरेनकाइमा वाले, ये पानी के ऊपर आसानी से तैर सकते हैं। और क्लोरेनकाइमा जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो एरेनकाइमा देख लीजिए, जैसे ये जो है एक एरेनकाइमा का एग्जाम्पल है। तो पैरेनकाइमा के अंदर मैंने आपको बताया कि पैरेनकाइमा को आप किस में बांट सकते हैं, दो भागों में, जिसके अंदर क्लोरोफिल मिल रहा है तो क्लोरेनकाइमा, और अगर उसके अंदर एयर स्पेस मिल पा रहा है और जिसके कारण वो पानी में आसानी से, पौधे आप देखो कितने भी गहरा पानी हो उस पर आसानी से ये तैर लेते हैं। तो ये तैर क्यों पाते हैं, क्योंकि ये इसके कारण एरेनकाइमा, क्योंकि एरेनकाइमा मैंने यहां बताया है इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो अंतरकोशिकीय स्थल होता है वो काफी बड़ा होता है, इसमें एयर पैकेट्स होते हैं जो आसानी से इसको जो है बायोन्सी फोर्स, मतलब आपने देखा होगा पानी के अंदर से एक बल लगता है, जो कहाँ लगता है, ऊपर की दिशा में लगता है, जिसके कारण कई चीजें फ्लो कर पाती हैं, जिसको बायोन्सी फोर्स भी कहा जाता है, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे चलकर। जब फ्लूइड्स पढ़ाऊंगा तो मैं बायोन्सी फोर्स के भी बताऊंगा। तो बायोन्सी फोर्स के कारण एरेनकाइमा जो होता है वो फ्लोट कर जाता है, जैसे यहां पर हमने व्हाइट लिली को तैराया है। तो ये किसकी बात हो गई, तो ये जो है आपका इंटरसेलुलर स्पेस जो आपको दिख रहा है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है,
ये जो इनके बीच में स्पेस दिख रहा है ये इंटरसेलुलर स्पेस है। तो ये थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है जो हमने बात करी थी, इनमें पतली जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा इंटरसेलुलर एयर स्पेस होता है, वैक्यूल्स मिलता है, केंद्रक मिलता है किसके अंदर, पैरेनकाइमा के अंदर। और पैरेनकाइमा जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक क्लोरेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो आप बता देंगे। तो आज यहीं पर बात करते हैं। इसके अलावा जो क्लोरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, जाइलम है, फ्लोएम है, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि वैक्यूल जो होता है वो किस में मिलेगा, परमानेंट टिश्यूज में। परमानेंट टिश्यू का मतलब आपका स्थायी उत्तक। तो कुछ समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे इनको हमको समझना है। इंटरसेलुलर स्पेस का वर्क क्या होता है, कल आपने ये देखी थी चीजें, लेकिन थोड़ी बहुत आप समझ पाए होंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस कितना ज्यादा क्रूशियल होता है, जो उनका अंतरकोशिकीय जो स्थल होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, ये भी पता चला। जाइलम फ्लोएम पर भी हम कल बात करेंगे। तो यहां तक चीजें आपको समझने आई होंगी। आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए इनके, कि विच टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। कौन सा उत्तक जिम्मेदार है पौधे को कठोर और कठोर बनाने के लिए, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या विभ्याज्योतिक उत्तक, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बनना चाहिए, ये आज ही की क्लास का डिस्कशन है। इसके अलावा डैश सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर दी नोड्स। कुछ पौधों में देखा गया कि नोड के पास स्थित होते हैं शीर्ष विभाजक, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलियरी स्टेम, पैरेनकाइमा टिश्यू, पैरेनकाइमा उत्तक या जड़। तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं आसानी से। थर्ड क्वेश्चन है कि डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स इंक्रीजेस इट्स लेंथ। तने और जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होता है और इसकी लंबाई बढ़ाता है। पैरेनकाइमा उत्तक, विभाज्योतक उत्तक, शीर्ष विभाजक या जड़, पैरेनकाइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम या रूट्स। चौथा क्वेश्चन है डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स कॉल्ड पैरेनकाइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल्स या नन ऑफ देम। पादप में उपस्थित विभक्त उत्तक क्या कहलाते हैं, पैरेनकाइमा उत्तक, विभाज्योतक उत्तक, कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे ही क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। थोड़ा सा आपको बस फोकस होकर जो है लेक्चर को देखा होगा किसी ने, तो उसको आंसर जरूर बनेंगे। तो आंसर जरूर दीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस के। इसके अलावा कोई भी तरह का डाउट है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।